हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में गिटहब की प्लेलिस्ट में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इश्यूज। इश्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मुख्तलिफ जगहों पे आपको हेल्प करता है। सिर्फ इश्यूज को सॉल्व करने में या इश्यूज को ट्रैक करने में ही हेल्प नहीं करता है, जैसे कि इसके बारे में अमूमन एक माइंडसेट बना हुआ होता है। तो आज हम देखेंगे कि इश्यूज है क्या, किस किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कैसे इशू क्रिएट किया जाता है, कैसे इशू ओपन हुए हुए इशू को क्लोज किया जाता है, किस किस तरीके से इशू इस्तेमाल होता है। सो सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि इशू के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं। इशू क्या होता है कि पॉइंट नंबर 1, आपकी रिपोजिटरी जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो हर रिपोजिटरी के अंदर ऊपर टॉप पे ऑटोमेटिकली इशू का ऑप्शन आ जाता है। सीपीपी प्रोग्रामिंग की रिपोजिटरी और ये रहा हमारा इशू का ऑप्शन, ठीक है। और आपके जब आप इश्यूज के ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पर जितने भी इश्यूज आपने ओपन कर रखे होते हैं वो ओपन की कैटेगरी में आ जाते हैं और जितने इश्यूज क्लोज हो चुके होते हैं वो क्लोज की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे 1 क्लोज लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इशू ओपन करके क्लोज किया था इसलिए। और अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें तो वहां जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने उसको नहीं देखना, हमने अपना एक नया इशू पे काम करना है। अब इशू इस्तेमाल किस लिए होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने रेपो के अंदर काम कर रहे थे आप अपनी, और रेपो के अंदर क्या काम करेंगे आप, डेफिनेटली आपने कोई प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ या फिर कोई प्रोग्रामिंग फाइल्स अपलोड की हुई है। जैसे कि हमने सीपीपी प्रोग्रामिंग फाइल की रेपो बना के उसमें डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग फाइल्स अपलोड कर रखी हैं, C++ कोड्स को जो कि इस्तेमाल करती हैं। अब आपने ये रेपो जो है बनाई और इसमें कोड्स डाले। अब अचानक से एक कोड के अंदर एरर आ गया, कुछ भी एरर हो सकता है और वो उस एरर की वजह से जो है काम नहीं कर रहा वो कोड। तो आप क्या करते हैं कि आप उसके लिए ना एक इशू क्रिएट कर देते हैं। अब वो जो इशू यहाँ पे क्रिएट होगा वो आपको कैसे हेल्प करेगा, आपके माइंड में रखेगा, आपको मतलब वो याद कराता रहेगा कि ये एक इशू है जिसको आपने सॉल्व करना है, ये एक इशू ओपन है। आपको जब टाइम मिले आप उसको सॉल्व करके इस इशू को मार्क एज क्लोज कर दो। एक तो इसका ये यूज है। दूसरे नंबर पे, अगर आपकी रिपोजिटरी पब्लिक है तो वो इशू आपके अलावा किसी दूसरे को भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको टाइम मिले इससे पहले अगर कोई और आके आपकी रिपोजिटरी को विजिट करता है और उस इशू को देखता है तो हो सकता है कि कमेंट के अंदर उस इशू के ऊपर कोई कमेंट करने का ऑप्शन भी है, तो हो सकता है कमेंट के अंदर वो आपके उस इशू का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक तो ये प्रॉब्लम वाले बात हो गई। दूसरे नंबर पे इशू इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि लेट से एक रिपोजिटरी में मैंने एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है और मेरा ये प्लान है कि आने वाले वक्तों के अंदर मैंने इसके अंदर कोई एक लेट से फीचर ए के नाम से कोई फीचर है वो मैंने ऐड करना है। अब मुझे ये भी लगता है कि जब तक ये ऐड करने का टाइम आएगा कहीं मेरे माइंड से निकल ना जाए कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड करना है, किस किस तरीके से करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी उस रिपोजिटरी पे जाके न्यू इशू क्रिएट करके यहाँ पे इस पे क्लिक करके न्यू इशू क्रिएट करके यहाँ जाकर इस पे टाइटल लिखूंगा वो फीचर जो मैं ऐड करना चाहता हूँ और उसकी जितनी भी डिटेल है यहाँ लिखकर तो इशू को सबमिट कर दूंगा, तो वो ओपन इशू की लिस्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे अगर माइंड में आता है कि मैंने कोई और पहले वाला फीचर है उसमें कुछ चीजें अपडेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फीचर बी है जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूं, तो अपडेट फीचर बी के नाम से मैं टाइटल लिखूंगा और उसके अंदर जो भी मामला जो मैंने करने हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब ये चीजें ना इश्यूज के अंदर हर वक्त रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, तो मुझे याद कराती रहेंगी कि मैंने ये फीचर्स प्रोजेक्ट में ऐड करने हैं, ये पुराने फीचर्स जो थे उनके अंदर ये वाली अपडेट डालनी है, या फिर किसी फाइल में ये वाला एरर था उसको मैंने फिक्स करना है। और जब जब मैं इन टास्क को अचीव करता चला जाऊंगा तो मैं इन इश्यूज को क्लोज करके क्लोज लिस्ट में डालता चला जाऊंगा, और या तो मैं ये काम खुद करूंगा और अदरवाइज अगर दूसरी तरफ अगर मेरी रिपोजिटरी पब्लिक है तो कोई और इश्यूज आके कुछ देखेगा तो अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो वो मेरे इन इश्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इशू कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेके एक इशू क्रिएट करने वाला हूं और उस इशू को क्रिएट करने के बाद मैं उस इशू को सॉल्व करके उसको मार्क एज क्लोज तक लेके जाऊंगा और आपके सामने ये सारा का सारा काम मैं किस तरीके से करता हूं ये आप देखते चले जाएं। लेट्स से मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है fourthfile.cpp। मैं इसमें इसको ओपन करता हूं। इसको ओपन करने के बाद मैं इसको एडिट करता हूं। एडिट करने के बाद मैं इसमें ना छोटी सी चेंजिंग कर देता हूं। आपको पता है कि सी आउट के लिए बल्कि इसमें ये चेंजिंग कर देता हूं कि जो आखिरी लाइन है इसके आगे से टर्मिनेटर हटा देता हूं। टर्मिनेटर हटा के मैं इसको कमिट कर देता हूं। अब जब मैंने इसको टर्मिनेटर हटा के कमिट कर दिया तो ये जो कोड है अगर मैं इसको कॉपी करके लिखूं जाके कंपाइलर में, कॉपी करके पेस्ट करूं कंपाइलर में और रन करूं, तो क्या आपको लगता है कि रन होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी रन नहीं होगा, क्योंकि C++ के रूल्स के मुताबिक इस लाइन के एंड पे टर्मिनेटर आना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम आ गया
और अब मैं बैठा हुआ हूँ, इस कोड को देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये प्रॉब्लम है कहाँ पे, मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूँ एंड सो ऑन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए ना एक इशू क्रिएट करके छोड़ देता हूँ अपनी रिपोजिटरी में। तो अगर कोई और आया और उसने, क्योंकि मेरी रिपोजिटरी पब्लिक है, तो अगर कोई और आया और उसको सोल्यूशन मिल गया तो वो मुझे कमेंट में बता देगा। अदरवाइज मैं जब दोबारा खुद से आऊँगा, फ्रेश माइंडेड होकर बैठूंगा, तो इशूज के सेक्शन में जाके देखूंगा कि हाँ यार इशू था क्या, किस जगह पे था, फिर उसके सोल्यूशन के बारे में भी सोचूंगा, शायद उस वक्त समझ आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये देखें ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है लेट अस कमिट, और ये इसके आगे एक छोटा सा नंबर है 2CCBFA3। ये क्या है, किस किस्म का नंबर है, किस बेस पे आया, डजेंट मैटर, द पॉइंट इसकी क्लिकेबल है। मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसे करके सिलेक्ट करके केयरफुली राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और मैं इश्यूज पे जाता हूँ और इश्यूज पे जाके न्यू इशू क्रिएट करता हूँ। अब जैसे ही मैं न्यू इशू क्रिएट करूंगा तो आपको याद हो अगर, तो उसके अंदर उस फाइल का नाम क्या था, आई थिंक सो फोर्थ फाइल या इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ प्रॉब्लम इन माय CPP प्रोग्राम फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आफ्टर मेकिंग द लास्ट कमिट, ठीक है, दैट इज, यहाँ पर जाके कंट्रोल V दबा देता हूँ। जब मैं कंट्रोल V दबाऊंगा तो वो जो नंबर मैंने कॉपी किया था यहाँ पेस्ट हो जाएगा, लेकिन पेस्ट होते हुए कुछ मैजिक होने वाला है। ये देखें कॉपी कितना छोटा सा नंबर किया था और पेस्ट कितना बड़ा हुआ, ये ऑटोमेटिकली हुआ, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द लास्ट कमिट माय प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये मैंने लिखा और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ इशू। अब जब मैंने सबमिट किया तो ये जो टाइटल था ऊपर आ गया, प्रॉब्लम इन माय CPP प्रोग्राम फाइल, और इस इशू को एक नंबर असाइन कर दिया गया कि इशू नंबर 3 है ये, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी थी ये आ गई, आफ्टर मेकिंग द लास्ट कमिट दैट इज दिस वन, माय प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब ये इशू मुझे तो नजर आ ही रहा है, लेकिन क्योंकि ये रिपोजिटरी पब्लिक है तो मेरी रिपोजिटरी पे आने वालों को भी नजर आएगा, सही है। तो अब इस इशू के ऊपर जैसे कोई आता है, लेट्स से अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा एज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल रिपोजिटरी खोली, ओके जी, अब मैं ही नेक्स्ट डे आके देखता हूँ, ओके रिपोजिटरी खोली, ठीक है, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन अचानक से दिखा अच्छा यहाँ पे तो मेरे पास एक इशू भी है, ओके इस पे चल के देखते हैं कि क्या इशू है। अब मैं यहाँ पे आया, ओके वन इशू ओपन है, तो इसको हम डिटेल में जाके पढ़ते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो इशू ओपन हो गया, प्रॉब्लम इन माय CPP प्रोग्राम फाइल, ठीक है, और ये इशू नंबर 3। तो क्या भाई क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आफ्टर मेकिंग द लास्ट कमिट, जो ये है माय प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो अब हम इस पे क्लिक करके देखते हैं कि लास्ट कमिट था क्या। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें मेरी प्रोग्राम फाइल खुल गई और मुझे वो दिखा रहा है कि जनाब ये लाइन कुछ इस तरीके से थी और इसके अंदर आपने क्या किया कि ये वाली चीज को हटा दिया और नई लाइन अब कुछ इस तरीके से बन चुकी है, ठीक है। अब अचानक से मैं इसको दोबारा देखता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने इशू तो देख लिया ना, अब मुझे समझ में आ गया कि ओके जी, इसका सोल्यूशन तो ये होगा कि जनाब मैं यहाँ पे लाइन के आगे टर्मिनेटर हट लगा दूं, क्योंकि मैंने बाय मिस्टेक टर्मिनेटर हटा दिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद इस फोर्थ फाइल को दोबारा से खोलता हूँ और इस फोर्थ फाइल को दोबारा खोल के दोबारा से एडिट करता हूँ और दोबारा से एडिट करते हुए इसके आगे टर्मिनेटर ऐड करता हूँ। अब क्योंकि मेरा इशू रिजॉल्व हो चुका है तो मेरा ये काम बनता है कि मैं उस इशू को जो वहां ओपन किया था उसको मार्क एज कंप्लीट करूं या मार्क एज क्लोज करूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको मैं यहाँ से कमिट कर दूं और कमिट करने के बाद वहां इश्यूज के सेक्शन पे जाके, जो कि मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि अगर नए टैब में खुल जाता है इस तरीके से, तो इश्यूज के सेक्शन में जाके इस इशू को ओपन करके यहाँ से इसको क्लोज एज कंप्लीटेड कर दूं, ठीक है। लेकिन ये लंबा चक्कर है कि पहले वहां चेंजिंग करो, उसको कमिट करो और उसके बाद फिर यहाँ पे आके इसको मार्क एज क्लोज करो। तो मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं यहाँ से इसका नंबर कॉपी कर लूंगा, दैट्स इट। नंबर आप कॉपी ना भी करें, जस्ट इसको देख लें कि नंबर क्या है। और अब यहाँ कमिट में क्या लिखूंगा, I fixes number 3 issue in this commit। और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूं, मैं नीचे जाके यहां पे लिख देता हूं आफ्टर मेकिंग दिस कमिट माय प्रोग्राम स्टार्ट वर्किंग अगेन, ठीक है। और अब इशू सॉल्व करते करते एक और इशू डाल रहा हूँ स्पेलिंग मिस्टेक का, खैर अच्छा, ये मैंने कर दिया। और अब मैं कमिट चेंजेस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं कमिट चेंजेस करूंगा तो
अगर मैं अब अपनी रिपोजिटरी को रिफ्रेश करता हूं तो देखें इशू वाले ऑप्शन के आगे से एक जो इशू था वो गायब हो गया। कहाँ गया भाई? अब हम इसको ओपन करके देखते हैं तो देखें यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वो मार्क हो गया क्लोज। अगर मैं यहाँ पर जाऊं और दोबारा से उस इशू की तरफ जाऊं, और वो इशू क्या था? प्रॉब्लम इन माय सीपीपी प्रोग्राम फाइल। मैं इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि यार ये आप अचानक से कैसे मार्क हो गया एज क्लोज। तो यहाँ पे इसके नीचे कमेंट लिखा हुआ है, क्लोज दिस एज कंप्लीटेड इन, ये वाला कोड, यानी कि इस वाली कमेंट के थ्रू आपने इसको एज कंप्लीटेड जो है ना वो कर दिया है, मतलब इसको क्लोज कर दिया है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये चेंजिंग हुई है। सो इस तरीके से आप जो है इशू बना सकते हैं। इशू के अंदर आप अपने आप को अकाउंटेबल कर सकते हैं। कोई एरर है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, कोई नए फीचर डालने हैं तो उसके लिए, एंड सो ऑन। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल था जो कि इश्यूज के ऊपर बनाया गया है, और आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। बड़ा मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में सीखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगता है, मुझे पता है, बट ट्रस्ट मी, आप इसको सीखें और एक दफ़ा ट्राई करें इसी तरीके से, और उसके बाद आप यकीन करें कि जब एक दफ़ा आपका हाथ चल गया इसके ऊपर, जब आपका माइंड इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको? उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको कि आप जो है मतलब जब आप ये इसके अंदर काम करने लग जाएंगे तो आपको फिर फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को अकाउंटेबल बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने नए नए जो फीचर्स अपने प्रोजेक्ट में डालने हैं वो मैं पहले इशू में क्रिएट करके लिख दूँ, मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है मैं उनके बारे में लिख दूँ। जैसे ही आप उस कमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आप प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, फिक्सेस का कीवर्ड यूज़ करके आगे अपना एक इशू नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इशू जो है मार्क एज क्लोज हो जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर आप यहाँ से फिक्सेस कमिट के थ्रू फिक्सेस नंबर 2 या नंबर 3 लिख के नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट वहाँ से जाके आप इशू को क्लोज कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक प्रोजेक्ट में, एक रिपोजिटरी में आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरी तरफ आप उसमें करना क्या क्या चाहते हैं, उसमें इश्यूज क्या क्या हैं जो रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो सब आपने इशू के सेक्शन में जो है मेंशन करके रखा हुआ है। और अगर आप गिटहब पे एक्टिव हैं, लोगों के रिपोजिटरीज में जाके लोगों के इश्यूज को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आप इससे पहले कि आप अपनी रिपोजिटरी में कोई प्रोजेक्ट के अंदर जो है या फिर अपनी रिपोजिटरी के अंदर कोई इशू रिजॉल्व करें, हो सकता है कोई और आके आपके लिए उस इशू को रिजॉल्व करके चला जाए, तो वो एक हेल्प मिल जाए लकीली, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आप खुद को अकाउंटेबल बना के चीज़ों को याद रख के बड़े अच्छे तरीके से चल सकते हैं। तो होपफुली कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा देखें और प्रैक्टिकली करें, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन मुश्किल इतना ज़्यादा नहीं है। दोबारा करेंगे तो समझ आ जाएगा और फिर इस फीचर को अपने साथ साथ इस्तेमाल करें अपनी कोडिंग में, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हर काम के अंदर। सो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।